ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग प्लेनेट पर रहा करती थी, जहाँ पर एक कॉलोनी थी और इस कॉलोनी में इस लड़की के मॉम डैड और बस वो ही रहा करती थी। एक दिन वो भी इस प्लेनेट पर अकेली हो गई। इसकी वजह क्या थी, ये जानने के लिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ ना तो कोई चरिंद परिंद और ना ही कोई इंसान, सारा बंजर इलाका था। इनका तो कोई पड़ोसी भी नहीं होता और तो और जमीन पर रहने वाले लोगों के साथ भी इनका कोई राब्ता नहीं था। इन्होंने अपने पास एक फार्म भी बनाया हुआ था जहाँ पर इन्होंने कुछ जानवरों को पाला हुआ था और एक ग्रीन हाउस जहाँ पर रिमी के डैड सब्जियां उगाया करते थे और इसी तरह इनका गुजर बसर चल रहा था। रिमी की नजर हर वक्त दूर रहती थी। रिमी के माइंड में हर वक्त ये बात रहती थी कि उसे जानना था कि जहाँ पर वो रह रही है, अगर इससे आगे जाए तो आगे की दुनिया में क्या होगा, क्या उधर इंसान जिंदा होंगे। इसीलिए वो अक्सर दूर के पहाड़ों को हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी कि वो भी एक दिन वहाँ पर जाएगी। मगर उसकी मॉम हर वक्त उसे इन कामों से मना किया करती थी। मगर इस फैमिली को एक उम्मीद थी कि कभी न कभी इस प्लेनेट पर भी जमीन की तरह लोग आकर बस जाएंगे। एक दिन रेमी के डैड घर में देर से आते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। रेमी भी खड़ी चुपके से मॉम डैड की बातों को सुन लेती है। रेमी के डैड को शक था कि कहीं इनके आसपास अजनबी लोग हैं जो कि इनके घर में घुसना चाहते हैं। ये बातें रेमी भी सुन लेती है। अब रात को रेमी के डैड इसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटी परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा और जो कुछ तुमने सुना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। मगर रेमी अब भी डरी हुई थी। एक सुबह जब वो जागते हैं तो खिड़की पर खून से किसी ने लीव लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ। ये सब देखकर रेमी के मॉम डैड डर जाते हैं। इसके डैड ने जल्दी से राइफल उठा ली थी और वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा था। रेमी की मॉम भी इसे लेकर छुप जाती है। तभी कुछ देर के बाद रेमी के मॉम डैड को 3 लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो 6 होने का नाटक कर रहे थे ताकि इन लोगों को लगे कि वो बहुत से लोग हैं, मगर वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए रेमी के डैड पागलों की तरह जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि जो कोई भी है सामने आ जाए। छोटी रेमी दूर खड़ी छुपी हुई ये सब देख रही थी और वो अपने डैड का ऐसा रूप देखकर डर जाती है क्योंकि इसने पहले अपने डैड को ऐसा कभी नहीं देखा था। रेमी के मॉम डैड सारा दिन निगरानी करते हैं कि आखिर वो कौन है जो इनके घर में आने की कोशिश कर रहा है। इधर रेमी इस बात से परेशान थी कि क्या इसके फार्म के जानवर ठीक हैं या नहीं। इसीलिए वो अपने मॉम डैड को बताए बगैर चुपके से घर से निकल जाती है और बाहर आकर अपने जानवरों को देखकर बहुत खुश होती है कि वो अभी तक ठीक थे। लेकिन जब इसकी मॉम को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर इसे लेने आती है। जब रेमी अपने घर की तरफ आ रही थी तो इन लोगों ने भी इसे देख लिया था जो इसके घर के पास छुपे हुए थे। वो रेमी को पकड़ना चाहते थे मगर सही वक्त पर रेमी के डैड ने गोली चलाकर एक आदमी को मार दिया था, जबकि इसकी माँ दूसरे को रोकती है और इसे चाकू से मार देती है और फिर वो रेमी को लेकर अंदर भागती है। बाहर इसके डैड आखिरी दुश्मन को भी मार गिराते हैं। गोली इस दुश्मन के पाँव में लगी थी जिस वजह से वो जख्मी हो गया था। अब इसके डैड पहाड़ों की तरफ जाते हैं और इसकी मॉम मरे हुए लोगों के पास से हथियारों को जमा कर रही थी। तभी रेमी देखती है कि मरने वालों में से एक लड़की भी थी। अब रेमी और इसकी मॉम ने खुद को घर में बंद कर लिया था और डैड का इंतजार करने लगती हैं। मगर रात गुजर गई थी, इसके डैड अभी तक वापस नहीं आए थे। इस बात से इसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू पकड़कर रेमी को अपने साथ लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने का फैसला करती है। मगर तभी इनके दरवाजे में से एक अनजान आदमी अंदर आता है। इसका मतलब है कि रेमी के डैड मर चुके थे। इस अनजान आदमी ने इन्हें मार दिया था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो ही था जिसे कल रेमी के डैड ने पैर पर गोली मारी थी। वो अपना नाम जेरी बताता है और कहता है कि ये मेरा घर है और तुम लोगों ने मेरे मॉम डैड को मारकर यहाँ पर कब्जा किया है, इसलिए मैं अब अपने घर को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं बहुत मुसीबतों के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ और अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे, बुरा बर्ताव नहीं करोगे, तो तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं मार चुका हूँ और मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हूँ। मगर ये सारी बातें सुनकर रेमी की मॉम बाहर आ जाती है और रेमी को लेकर छुप गई थी। मगर रेमी बहुत ज्यादा रो रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। मगर इसकी मॉम जानती थी कि इस प्लेनेट के बाहर जिंदगी आसान नहीं है, इसलिए अब वो जेरी के साथ ही रेमी को लेकर इस घर में रहने का फैसला करती है। मगर इनका कुछ और प्लान था। अब जैसे ही जेरी का ध्यान थोड़ा इनकी तरफ से हटता है तो इसकी मॉम मौका पाते ही घर के अंदर घुसकर एक चाकू से जेरी पर हमला कर देती है। मगर इसने इसकी मॉम को
पकड़ लिया था और गन से मारने ही लगता है, मगर नहीं मारता और कहता है मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब इसकी मॉम जेरी से कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना कर दो, मैं अपने हस्बैंड को इनकी मौत के बाद दफनाना चाहती हूँ। जेरी भी इस बात के लिए तैयार हो गया था और इसके डैड के साथ साथ अपने साथियों को भी दफना देता है। अब रेमी और इसकी मॉम एक अनजान आदमी के साथ रहने लगी थी। रेमी बार बार अपनी मॉम से कहती है प्लीज मॉम यहाँ से चले, पर इसकी मॉम जानती थी कि बाहर की दुनिया में इनके लिए जेरी से भी बड़े बड़े खतरे हैं। अब रेमी जेरी पर नजर रखना शुरू करती है। वो देखती है कि इसके पास बहुत से हथियार थे। अब वो इसके जाने के बाद जेरी के बैग की तलाशी लेती है, जिसमें इसे एक मांस और एक लड़की की तस्वीर मिलती है। ये वही लड़की थी जिसको रेमी की माँ ने चाकू से इसे बचाने की खातिर मार दिया था। अब ये दोनों 30 दिन गिनना शुरू करती हैं। जेरी के वादे के मुताबिक वो इनके साथ रहने लगे थे। जेरी बाहर के सारे काम संभाला करता, जबकि रेमी की मॉम घर पर काम किया करती थी। एक दिन इसकी मॉम अपने स्टोर रूम से एक रिबोट मशीन निकालती है जो एक पालतू जानवर की तरह था। रेमी को अब एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वो बोलता और रेमी से बातें भी किया करता था। एक दिन खाना खाने के बाद रात को इसकी मॉम बैठकर जेरी से बात करती है। वो जेरी को सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मर चुके थे। हम जमीन पर रहने वाले लोग थे, मगर हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया था, जिस वजह से हम यहाँ पर फंस गए और दोबारा कभी अर्थ पर ना जा सके। अब सब कुछ जानने के बाद जेरी भी इनके साथ ठीक हो गया था। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। इसकी मॉम और जेरी के दरमियान एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। ये सब बातें जब रेमी देखती है तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज भी वो जेरी को अपने डैड का कातिल समझती थी। इसीलिए रेमी अब सोचती है। वो अपना सामान तैयार करती है और इसने बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो ये भी नहीं जानती थी कि आगे इसे जाना कहाँ है। इसका मतलब ये था कि बाहर कोई जिंदगी नहीं थी। अब रेमी थोड़ा सा आगे जाने लगती है तो वो देखती है जहाँ पर वो रहती है वो प्लेनेट शीशे से ढका हुआ है, मतलब इसके बाहर कोई जिंदगी नहीं थी। जो भी जिंदगी थी बस इसी हिस्से में थी जहाँ पर इसका घर था और जहाँ वो रहा करती थी। तभी रेमी को एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आता है। जब वो इसे खोलती है तो अंदर चली जाती है। इसलिए रेमी अब अंदर आकर जो इसके पास टॉर्च बॉल थी वो इसकी मदद से आगे बढ़ती है। इसे दूर से रोशनी नजर आ रही थी, मगर इस सुरंग में अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेमी का सांस रुक जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब इसे होश आता है तो वो अपने बिस्तर में थी। पता चलता है कि जेरी इसे बचाकर ले आया था। वो इसे कहता है कि दरवाजे के इस पार धूल मिट्टी और ऑक्सीजन की कमी के अलावा कुछ नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक दिन जेरी को एक गिटार मिलता है जिस पर वो रेमी की मॉम को गाना गाने का कहता है। इसकी मॉम भी वही गाना गाती है जो वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ गाया करती थी। इसका मतलब ये था कि उन्होंने जेरी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। ये देखकर रेमी रोने लगती है और खुद को इसने एक कमरे में बंद कर लिया था। जब इसकी मॉम इसे मनाने जाती है मगर वो नहीं मानती। अब इसकी मॉम को गुस्सा आ गया था और वो जेरी को मारने के लिए एक गन उठा लेती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि इसकी वजह से इसकी बेटी नाराज हो गई और इसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया। जैसे ही वो इस पर गन चलाने लगती है मगर इसमें कोई गोली नहीं थी, इसलिए अब वो चाकू लेने भागती है। जेरी भी इसके पीछे जाता है और बाहर खड़ी रेमी ये सब देख रही थी। जेरी ने अब इसकी मॉम को भी मार दिया था और ये सब देखकर रेमी टूट गई थी। अब वही होना था जो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे एक अनजान और अपने मॉम डैड के कातिल के साथ जिंदगी गुजारनी थी। इसीलिए अब वो इससे बचने के लिए यहाँ से भागती है, लेकिन जेरी ने इसे पकड़ लिया था। वो इसे रुकने का कहता है। एक छोटी बच्ची होने की वजह से रेमी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब इसे जेरी के साथ ही रहना था। रेमी की मॉम को भी इसी पहाड़ पर दफना दिया जाता है जहाँ पर इसके डैड दफन थे। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और रेमी अब बड़ी हो चुकी थी और एक खूबसूरत लड़की बन जाती है जो जेरी के साथ तो रह रही थी पर बहुत उदास थी। और इसके आसपास और भी बहुत से जानवर थे, बहुत सी सब्जियां थी। एक दिन जेरी रेमी को गोलियों से भरी हुई गन देता है, क्योंकि इतने सालों में रेमी ने आज तक इसे मारने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि इसे जेरी अच्छा लगता था, बल्कि वो आज भी इसे अपने मॉम डैड का कातिल समझती थी और इससे हर वक्त बचकर रहती थी। तो इसी तरह जेरी ये चाहता था कि रेमी ये सब भूलकर इसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करे। एक दिन इसे वो अपने साथ एक तालाब पर भी लेकर जाता है। वापस घर आकर वो इसे इसकी मॉम की बनाई हुई तस्वीरें भी देता है, जिसको देखकर वो रोने लगी थी। यहाँ पर जेरी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो इसे बहुत ही अजीब तरीके से गले लगा लेता है और ये देखकर रेमी डर गई थी और अब तो वो रात को भी डरने लगी थी, क्योंकि इसे अब जेरी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। जेरी की नीयत भी बदल गई थी और वो रेमी को अब छोटी बच्ची की नजर से नहीं बल्कि इसके अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखता था। एक दिन वो इससे कहता है कि मुझे लगता है कि बस इस प्लेनेट पर हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ रहो और हम बच्चे पैदा करके नस्ल को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंसानों का वजूद कभी ना खत्म हो। मगर रेमी साफ
मना कर देती है और कहती है कि मैं दुनिया में आखिर ही क्यों ना बचूं, मगर तुम्हारे साथ अपने मॉम डैड के कातिल के साथ कभी नहीं रह सकती। इतना कहकर वो रोबोट मशीन के साथ बाहर चली जाती है और बहुत सोचने के बाद वो इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेती है। अब जेरी को इसके इन इरादों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो इसके कमरे से मास्क लेकर बाहर आ गया था ताकि रेमी कभी भी इसे छोड़कर ना जा पाए। वो भी इसके पीछे भागती है और मास्क को लेने की कोशिश करती है, मगर गलती से वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो गई थी। जब इसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर बंधा हुआ पाती है और इसके सामने जेरी बैठा था और इसके गलत इरादे साफ इसकी नजरों से नजर आ रहे थे। वो इसे कहता है कि देखो अब भी तुम सोच सकती हो, मगर रेमी अब भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन जेरी अब इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रेमी की चीखें सुनकर इसकी रोबोट मशीन अंदर आ जाती है और अपने हथियारों का इस्तेमाल करके जेरी पर हमला कर दिया था, जिससे जेरी दूर जाकर गिरता है। मगर जेरी अब भी मरा नहीं था, वो अब इस मशीन को गोली चलाकर खत्म कर देता है। इधर रेमी ने भी खुद को आजाद कर लिया था और वो फौरन एक राइफल उठाकर इसके सर में गोली मार देती है, जिसकी वजह से अब जेरी भी मर चुका था और वो इसकी लाश को भी पहाड़ों में दफना देती है। थोड़ी ही देर में अब रेमी को एहसास होता है कि वो कितनी अकेली है, यहाँ तक कि इसकी दोस्त रोबोट मशीन भी टूट गई है और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी मॉम डैड की कब्र के पास सोया करती थी और ऐसे ही अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने जानवरों को देखा करती और ऐसे ही गुजारा किया करती थी, मगर इसने फिर अपने दोस्त रोबोट को भी ठीक कर लिया था और वो यहाँ से जाना चाहती थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बंजर जमीन पर कोई इंसान नजर आ जाए। वो यहाँ से जाने की तैयारी करती है और अपने दोस्त रोबोट मशीन को अलविदा कहती है और जाते हुए आखिरी बार अपने घर और जानवरों को देख रही थी। फिर वो मास्क लगाकर इसी सुरंग के अंदर जाने लगती है जहाँ से कभी इसने बचपन में जाने की कोशिश की थी। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। वो देखती है कि दूर दूर तक बंजर इलाका था, लेकिन फिर भी इसे ये जानना था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। अगर वो अपने सामने आने वाली मुसीबतों से बच गई तो इसका लोगों को ढूंढने का सफर हमेशा जारी रहेगा। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए